We are live now. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Nurture with Dr. Shafiq. इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, you're all welcome. आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम और तरबियत यानी एजुकेशन ट्रेनिंग, उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और करियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टीन टूल बॉक्स, मैंने टीनेजर्स के लिए एक टूल बॉक्स की जो जरूरत होती है उस पर हम बात करें। हम जो यूटिलिटी टूल बॉक्स होता है, फॉर एग्जांपल कारपेंटरी का टूल बॉक्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन का टूल बॉक्स, इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। अब आगे जो हम बात करेंगे उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना अहम और इम्पोर्टेंट टूल बॉक्स है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वेल अवेयर हैं कि ये जो टीनेज होता है, अब हम उसको आसान करने के लिए ये कहेंगे कि लेट अस से 13 ईयर से लेके 18-19 तक की जो एज होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें एडोलेसेंस भी आ गए, टीन्स भी आ गए। तो ये जो एज होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होती है। चाहे आप देश में जो भी हायर अचीवर्स हैं उन पे नजर डालें, या फिर इंटरनेशनल अचीवर्स जो हैं उन पे नजर डालें, या फिर हमारी हिस्ट्री निकाल के देखें, आप तारीख निकाल के देखें, जो भी जिन्होंने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, ये सब अपनी टीन एज को सही इस्तेमाल करने के बाद ही उन्होंने कुछ कर पाया। अगर आप इस उम्र को, इस एज को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, सही कामों में इस्तेमाल करते हैं, सही अपनी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट है, शख्सियत साजी जिसको हम कहते हैं, अगर इस पे हम ध्यान देते हैं तो फिर हमारे जो अचीवमेंट के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। ये काफी ऐसी बातें हैं जिससे आज के सेशन में आपको आगाही मिलेगी। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं इंदौर से शीतल वर्मा जी। शीतल जी जो हैं वो एक एजुकेटर, ट्रेनर, ऑथर ही नहीं बल्कि एक पेरेंटिंग कोच भी है। शी इज वेरी पैशनेट अबाउट द पेरेंटिंग। खास करके जो टीनेजर्स होते हैं इनसे इनका काफी लगाव है, क्योंकि इनकी जो जॉब होती है या जो जिनको जिस क्लास को एक एड्रेस करते हैं वो सारे ज्यादातर वो टीनेजर्स होते हैं। एंड शी हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस। इनका अपना वीडियो चैनल भी चलता है जो ट्रेनिंग मैस्कट के नाम से आप देख सकते हैं। तो शीतल जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। नमस्ते फ्रॉम माय साइड। थोड़ा आपकी वॉल्यूम कम है मैम, थोड़ा जी, थोड़ा आप इफ यू कैन स्पीक लिटिल लाउडर। ओके। तो जी, तो हमारे जो नाजरीन हैं वो ये जो उसमें हो सकता है हमारे टीनेजर भी सुन रहे हों, उनके पेरेंट्स भी होंगे, तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारा डिस्कशन होगा उससे दोनों क्लास ऑफ ऑडियंस के लिए बेनिफिट हो। बिल्कुल। हम उसको थोड़ा सरल हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको समझ सकें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक जानना चाहूंगा शीतल जी कि ये जो टीनेज होता है या जो एडोलेसेंट ग्रुप एज ग्रुप होता है, अक्सर एक तो ये है कि पेरेंट्स ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई दे आर नॉट वेरी क्लोज दिस पर्टिकुलर एज पे। या फिर कभी कभी वो जो है कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं कि हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे सही तरह से डील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो कहीं और सोर्स से वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू आंसर दैट क्वेश्चंस। इस एज में जो सवालात पूछते हैं तो वो कितना महत्वपूर्ण है कि हम उसको सही तौर से आंसर कर सकें एज ए पेरेंट। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि टीनेजर्स सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लोग हैं इस प्लैनेट पे। सॉरी मैम, आप माइक यूज कर दीजिए, शायद थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है जी। सॉरी फॉर दैट। नहीं। ओके, नाउ इज इट क्लियर? जी बोलिए।
हाँ जी। जब सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है टीनेजर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड लोग हैं इस प्लैनेट पे, क्योंकि एक्चुअली उनको हमने ही मिसअंडरस्टूड करके रखा हुआ है, क्योंकि कभी तो हम बोलते हैं तुम ये चीज़ मत करो, तुम छोटे हो, कभी हम बोलते हैं इतने बड़े हो गए तुम्हें अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो एक्चुअली उनकी जो आइडेंटिटी है उस पे क्वेश्चन मार्क हम बड़े लोगों ने लगा रखा है, और इसके कारण से वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि वो बड़े हैं या फिर छोटे हैं। इस चीज के दौरान कई सारे सवाल उनके मन में उठते हैं। प्लस एक और चीज होती है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, और उस हार्मोनल चेंजेस के दौरान उनके पास सबसे पहले जो पर्सन होता है जिससे वो बात कर सकते हैं वो होता है एक पेरेंट। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारा बच्चा टीनेज में होता है तब हम हमारे प्रोफेशन के सबसे ज्यादा हाइट पे होते हैं। मेजरली ऐसा भी होता है कि हमारे पास भी एज ए पेरेंट बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करें। कई बार हम बहुत लाइटली वो चीजें ले लेते हैं, हो सकता है वो चीज उस बच्चे के लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रही हो, लेकिन हमें लगा बहुत नॉर्मल सी बात है, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ मैं एक कोटेशन आपसे शेयर करना चाहूंगी जो ये बोलता है कि अगर आपने एक पौधा लगाया अपने बगीचे में और उसमें फूल खिलने का समय आया और फूल नहीं खिला, तो आप क्या करेंगे? आप फूल को ब्लेम करेंगे कि फूल नहीं खिल रहा है, या फिर आप ये फिक्स करने जाएंगे कि भाई मैंने खाद डाला उसमें कमी रह गई, या पौधे को कोई ना कीड़ा लग गया उसमें मुझे ध्यान रखना है, या फिर कई सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको एक सहारे की जरूरत होती है, सपोर्ट की। ओके, तो हम वो सपोर्ट भी लगाते हैं क्योंकि हमें वो पौधे में से फूल भी चाहिए और बाद में फल भी चाहिए। टीन एज एग्जैक्टली वो एज है जहां पर वो बच्चा फूल बन के खिलने को तैयार है, तो हमें देखना है, वो अपने आप फिक्स नहीं कर पाएगा, एज अ पेरेंट हमें फिक्स करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जब हम जवाब देने जा रहे हैं, हमें एज अ पेरेंट वाले रोल से रिजाइन करके एज अ फ्रेंड और एज अ कंसल्टेंट वाले रोल पे आना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एजुकेटर हूँ और मैं पिछले 15-20 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ और मैं टीनेजर्स को ही पढ़ाती हूँ 11th से लेकर के कॉलेज तक के, मैंने हमेशा ये देखा है बच्चे एज ए टीचर के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स सुनते ही नहीं है कई बार, या फिर वो हमें समझते नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनके सवालों के जवाब दें। ऐसा भी नहीं है कि आपको उनके हर सवाल का जवाब पता है, आप उनको ये एश्योरेंस भी तो दे सकते हैं, ठीक है मैं इसके बारे में रिसर्च करके जान करके फिर तुमसे शेयर करूंगा। एज अ पेरेंट ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सवालों का जवाब देना, ताकि वो दूसरी जगह पर नहीं जाए वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, रादर वो सबसे पहले हमारे पास आए। एज अ पेरेंट हम उनकी फ्रंट रो में बैठे हों जहां पर भी जरूरत हो। आई तो होप बेसिक शफीक आप। जी, हाँ जी। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक फूल सही तौर से नहीं खिल रहा है तो आप वो जो वातावरण में फूल खिलना है, ठीक है, यस। आप उसको ऐसा कंड्यूसिव बनाएं कि वो फूल जो है वो नेचुरल तौर पर बेहतर तरीके से खिल जाए। जी और आप सपोर्ट भी दे अगर जरूरत जी पड़ रही है तो, जैसे कुछ क्रीपर्स भी होते हैं ना जो अपने आप से खड़े नहीं हो पाते हैं, जी। लेकिन हम वो पौधा लगाते हैं तो एज अ सपोर्ट हम उनके लिए खड़े रहें। हाँ, गाइडेंस भी जरूरी है। जी हाँ जी। जी। शीतल जी, अब एक ऐसी एज जो हम शुरू में बताए कि भाई एक बहुत क्रुशियल एज होती है, जिसमें जो है कुछ कर गुजरने की जो एक उमंग होती है, एक आशाएं होती हैं, एम्बिशंस होती हैं, बोथ फिजिकली एंड हार्मोनली एंड मेंटली, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर उनको सही डायरेक्शन पे हम लगाते हैं, सही रास्ते पे लगाते हैं, तो ये काफी कामयाब साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अगर थोड़ा भी वो ट्रिप हो जाते स्लिप हो जाते हैं अपने रास्ते से, तो फिर वो उसके नुकसान हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो ऐसे क्या आदतें हैं, हैबिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर आप उन्हें कहेंगे स्ट्रेंथ्स जिसको आप कहेंगे, कि भाई इस एज में होने चाहिए, या डेवलप होनी चाहिए, या फिर हम डेवलप करने की कोशिश करें, या फिर उनको असिस्ट करें, उन्हें गाइड करें कि भाई आपके अंदर ये चीजें हों, ताकि आप जाके कोई एक कामयाब शख्स बन सकते हैं, कामयाब पर्सन बन सकते हैं, एक सिटीजन, एक कामयाब प्रोडक्टिव सिटीजन हो सकता है। तो इस तरह की ऐसी क्या बातें हैं जो होनी चाहिए आपकी तरफ से? अगर हम टीनेजर्स की बात करें और अगर हम इंडिया के कंसर्न में बात करें तो आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है।
इसीलिए इस यूथ के अंदर वो सारी अच्छी हैबिट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कल को अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। सो ये हैबिट्स अगर हमारे ऑडियंस में टीनेजर्स हैं तो वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और अगर हमारी ऑडियंस में अभी पेरेंट्स भी हैं तो मैं उन्हें बोलूंगी कि वो भी कोशिश करें कि अपने बच्चों में इन हैबिट्स को डेवलप करें। जैसे सबसे पहला आपने बोला कि वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो कुछ कर गुजरने के लिए एंड जो है वो दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो हैबिट मैं फोकस करूंगी वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअली इस एज में जुनून बहुत ज्यादा, ये करना है, वो करना है, ये सीखना है, वो सीखना है, शुरू तो बहुत सारी चीजें हो जाती है लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। तो आपने उस पर रिसोर्स लगाए होंगे, आपने उस पर टाइम लगाया, आपने उस पर एफर्ट्स लगाए, लेकिन अगर वो अंजाम तक नहीं पहुंची तो क्या होता है, कई बार हमें खुद को भी बुरा लगता है, कई बार फैमिली को भी बुरा लगता है। अच्छा, फिर इस एज में थोड़ा सा एक ईगो भी डेवलप होने लग जाता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज आ जाती है। फिर आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार ने पूछा क्या हुआ बेटा आपकी वो चीज कंप्लीट हुई, कैसा क्या रहा, तो हमें बड़ा ही ऑफेंडिंग फील होने लगता है कि ये लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ये गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हमारी है। मैं बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी। जैसे हमने टाटा नैनो गाड़ी की बात करते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही डेलिकेट सी गाड़ी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, एक अंधेरी रात की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे शफीक, जब कहीं स्ट्रीट प्रमोट तो लाइट्स नहीं भी कर रहे नहीं आप? है। कहीं प्रमोट तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं। वैसे रतन टाटा जी की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो टाटा नैनो की बात करूं मैं, तो टाटा नैनो से मुझे जाना है 10 किलोमीटर दूर। अब ये इंडिया का किसी गांव में है जहां पर अभी तक बिजली पहुंची नहीं है, और ये रात की बात हो रही है, और ये भी अमावस्या की रात है ऑन द टॉप ऑफ दैट। तो आपके पास चांद की रोशनी भी नहीं है, आपके पास सिर्फ टाटा नैनो की हेडलाइट है जिससे आपको अगला 100 मीटर दिखाई देता है। तो आप क्या सोचते हैं शफीक, अगर आपको जाना होगा तो आप 10 किलोमीटर पार कर लेंगे उस नैनो गाड़ी से जिससे आपको सिर्फ 100 मीटर दिखाई देता है? हाँ या ना? मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। सही है। उस 10 किलोमीटर तक जाने के लिए आपको हर बार अगला 100 मीटर ही तो कवर करना है। हो सकता है उस 100 मीटर में स्मूथ रोड मिल जाए, अगले 100 मीटर में गड्ढे मिल जाए, अगले 100 मीटर में कोहरा मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आप अपनी गाड़ी की स्पीड उस हिसाब से मैनेज करोगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली चलते रहे तो आप 10 किलोमीटर पार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में उस एंड को फिक्स कर दिया। अगर ये फिक्स नहीं करा तो फिर हम कभी भी एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी, जो यानी डेस्टिनेशन जो है आपके जहन में होना चाहिए, कि माइंड में होना एग्जैक्टली। चाहिए कि भाई वेयर यू वांट टू गेट इनटू, तभी जाके वो हम सही स्टेप ले सकते हैं। जब हाँ, तक आप सही बस में नहीं बैठेंगे तो आप तो वो पहुंचेंगे नहीं कि आपको जहाँ जाना है, ठीक है। वो चाहे एग्जैक्टली। स्पीड जितनी भी रहे, लेकिन कम से कम वो डायरेक्शन सही होनी चाहिए। यस यस। ये तो एक तो आपने बिगिन विद माइंड बोला आपने, तो इसके अलावा, इसके मतलब अदर देन दिस, कि भाई ऐसी कौन सी हैबिट आप रेकमेंड ओके। करेंगे कि भाई हमारे जो टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स हैं वो अपने अंदर डेवलप कर सकें? जी। अदर देन दैट दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है वो है प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइजिंग मतलब हमें बहुत सारी चीजें करना होती है। जैसे आज की तारीख के मैं टीन को देखूं तो आज का टीन मल्टीटास्कर है। उसको स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, उसके बाद में उसको एक्स्ट्रा क्लासेस भी जाना है, फिर उसको आईपीएम की तैयारी करनी है, क्लैट की तैयारी करनी है, एमबीए बीबीए की तैयारी करनी है, ओके। फिर उसको कोई एक स्पोर्ट भी खेलना है, फिर उसको जिम भी जाना है, वो भी फैशन में है, वो भी जरूरी है, ओके। दोस्त जा रहे हैं, फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करना है, फिर फैमिली वाले बोलते हैं भाई थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजार लो। फिर उसके बाद में किसी फ्रेंड को रिलेशनशिप एडवाइस भी देनी होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम चल सही, रहा है किसी के बीच में, दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया, वो भी निपटाना है। ऑन द सही। टॉप ऑफ दैट घर पे आकर के देखते हैं तो अपना कमरा ऐसा हो रहा होता है, ओहो इसको मैं कैसे समेटूं। तो इतनी सारी चीजें मैनेज करना है, तो क्या करा जाए? सबसे सिंपल है प्रायोरिटाइज करें। अब जब हम प्रायोरिटाइज भी करें तो हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि अभी अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टीनेजर्स की लाइफ या तो वो स्कूल में होते हैं या तो वो कॉलेज में है। हर समय उनके पास कोई एक एग्जाम है जो उनका वेट कर रही है, या कोई एक असाइनमेंट है जो एक डेडलाइन पे उनका वेट कर रहा है। सो यहाँ पर प्रायोरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शफीक अगर आप देखेंगे, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी खुद फिक्स नहीं करेंगे ना, तो दूसरों की प्रायोरिटी आपकी लिस्ट में आ जाती है। जैसे मैं आराम से बैठी हूँ, मेरा कोई दोस्त आता है, मुझे बोलते हैं कि अरे चलो शीतल मुझे थोड़ा काम है, तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ, तो
क्या कर रही हो शीतल? नहीं कुछ नहीं, चलो चलते। तो मैंने तो मेरा वक्त गुजार दिया, क्योंकि मैंने चीजें प्रायोरिटी में नहीं रखी, तो मेरे दोस्त का काम पहले हो गया। ऐसा नहीं है कि हमें दोस्तों की हेल्प नहीं करना चाहिए, बट लुकिंग टुवर्ड्स हमारी प्रायोरिटी, हमको चीजों को मैनेज करना चाहिए। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज मैं शेयर करूंगी। अगर आपने पार्किंसंस लॉ सुना है, जिसमें एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर आपको कोई काम दिया गया है 1 तारीख को और कहा गया है कि ये 10 तारीख तक कंप्लीट करना है, तो शफीक आप कितनी तारीख को काम शुरू करते हैं? आमतौर पर अगर हम अपने कॉलेज डेज की भी बात याद करें तो हो सकता है हम 8-9 तारीख को शुरू करेंगे। इवन आज के टीनेजर्स तो इतने स्मार्ट है, मैम 10 तारीख की सुबह करेंगे, 10 तारीख की शाम तक काम हो जाएगा। तो पार्किंसंस लॉ यही बताता है कि आपको जितना ज्यादा टाइम मिलेगा। हाँ जी। मैंने जानबूझ के इसलिए आंसर नहीं किया क्योंकि 1 से पहले शुरू करूंगा। अच्छा ओके, नहीं शायद आप डॉक्टर हैं इसलिए आप ज्यादा टाइम के पाबंद हैं। तो इसीलिए ये चीजें एप्लीकेबल हो जाती है, तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। हमारे जो नौजवान दर्शक हैं उन्हें चाहूंगा कि जो सेकंड पॉइंट आपने कहा कि प्रायोरिटाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएं कि भाई मिसाल के तौर पर अभी कल मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ के मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अब गोल्स जो है शॉर्ट टर्म बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म बना। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या है कि भाई कल आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हफ्ते क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होती है। लॉन्ग टर्म में आप अगले महीने क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, एक आप मंथ वाइज ईयरली वाइज जो है जो भी आपकी प्लानिंग होती है उस हिसाब से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि भाई आज सुबह में उठ के क्या करूंगा या करूंगी, ठीक है, कितना टाइम मैं पढ़ाई पे लगाऊंगी, कितने टाइम मैं अपनी फिजिक्स बनाने पे लगाऊंगी, कितना टाइम मैं स्पिरिचुअलिटी पे लगाऊंगी, कितना टाइम मैं सोशलाइजेशन पे लगाऊंगा। तो ये अगर आदमी टाइम स्लॉट्स बनाता है, ठीक है, तो एक तो ये है कि आप जो लाइफ की जो अलग अलग कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसा आपका करियर हो गया या फिर पढ़ाई हो गई, ठीक है, फिजिक्स हो गया, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हो गई, फिर आप अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में जो टाइम स्पेंड करते हैं, इस तरह का जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें आप टाइम डिवाइड करते हैं, तो आपका एक डे जो है वो प्रोडक्टिव जाता है। इसी तरह से आप जो भी एम्बिशंस और प्लान्स रखते हैं वो लॉन्ग टर्म में रख के उसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही आप कहना चाह रहे थे? एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली, क्योंकि जितनी भी मोटिवेशन बुक्स आप पढ़ेंगे ना उसमें यही लिखा होगा कि आप डेली क्या स्टेप्स ले रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तभी हो पाएगा जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो शुरू में बताया, मैं वो यहाँ दोहराना चाहूंगा कि अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाते हैं तो दूसरे लोग जो है आपकी प्रायोरिटी में आ जाते हैं एग्जैक्टली। अनवांटेडली, ठीक है। अगर वो कोई प्रोडक्टिव सेशन है तो फिर भी ठीक है, आपका भी इसमें फायदा होता है, या फिर कोई हेल्दी मिसाल के तौर पर एक एक्सरसाइज है या फिर कुछ गेम है, दैट्स ओके। लेकिन खामखा गपशप में, गॉसिप में, या कुछ मूवीज इधर उधर से बस ऐसे ही जिसको हम आवारागर्दी कहते हैं, तो ये टाइम अगर पास। कर, हाँ हाँ, टाइम टाइम पास, पास। तो वो किसी के लिए फायदा नहीं है, एंड पीपल हाँ टेक यू फॉर ग्रांटेड, और फिर आपका जो टाइम है वो चला जाता है। तो हमारे जो युवा हैं उन्हें ये इस बात बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। शीतल जी कुछ और बताएं ना, तो मतलब हाँ जी, इसमें और इसी क्या? में मैं जी। आपकी बात में ही कंटिन्यू करूंगी कि जो युवा इस बात को ध्यान रखना चाहते हैं तो उनको एक चीज सीखना पड़ेगी, वो है लर्न टू से नो। नो टू ऑल द अदर प्रायोरिटीज, नो टू ऑल द अदर पीपल टास्क। सबसे पहले यस होना चाहिए अपनी चीजों के बारे में, फिर अपना और अपनी फैमिली फॉर श्योर, एंड देन फिर हम दूसरों के लिए कोई भी चीजें ओपन करें। इसके बाद अगर हम और ध्यान दें तो एक बहुत बहुत ही सुंदर क्वालिटी है जो टीनेजर्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस जोश जिस जुनून के साथ वो काम करते हैं उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए, वो क्वालिटी है बी एंटरप्राइजिंग। यानी एक एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड होना, प्रोएक्टिव होना, हमेशा एक गो गेटर होना, है ना, इनिशिएटिव लेना। यानी कोई भी काम को शुरू करने के लिए जो अंदर एक जोश चाहिए वो टीनेज में सबसे ज्यादा होता है। सो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टीनेज में कोई चीज स्टार्ट करा और वो उसको एज अ पैशन, एज अ
कंसिस्टेंसी के कारण करते रहे और काफी सक्सेसफुल हुए। सो हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम इस एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड को अपनाते हैं तो क्या होता है, कई बार हो सकता है फेलियर्स आएंगे, और फेलियर्स तो आते ही हैं इन जनरल, वो एक सीखने का जरिया होते हैं। प्लस गलतियां भी होती है, गलतियां भी उन्हीं से होती है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर फेलियर्स आते हैं, गलतियां होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जिसके अंदर एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड होता है वो दोबारा शुरू करने के लिए खड़ा हो जाता है लाइफ। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैंने एक बार ये चीज करी, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं दूसरी चीज कैसे शुरू करूं। इसका मतलब आपके अंदर वो ग्रोथ माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। शफीक, यहाँ पर मैं शेयर करूंगी, हम इंसानों के अंदर दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है फिक्स्ड। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो ये बोलता है कि जो भी फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिवली लो, क्योंकि फीडबैक्स आपको उन सारी चीजों पे मिलते हैं जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन दूसरों को दिखाई देते हैं। तो वो फीडबैक्स को इसलिए कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं क्योंकि वो ये देख लेते हैं कि इसने मेरे अंदर वो चीज ढूंढ ली, कहाँ पर मैं कम हूँ या कमतर हूँ, कहाँ पर मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। सो ये एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड जो है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को अपनाना चाहिए। और अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं भी है तो उसको डेवलप किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिवली फीड करना है। सो एक एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड डेवलप इसलिए भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया जहां पर हमारे पास हाईएस्ट यूथ है, अगर वो एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड रखेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री के लिए बनाना चाहती है, हम लोग खुद खड़े होंगे, एक ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे। हमारी कंट्री से कोई ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, कोई बाहर नौकरी ढूंढने नहीं जाएगा, हम अपनी कंट्री में खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और नया एक भारत देश बना पाएंगे। आई एम ओके। आपकी बातों से मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहूंगा। हाँ एक, आपने कहा कि नो मीन्स नो, ठीक है। हाँ उसमें यह है कि मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सा पीयर प्रेशर होता है इस एज में। आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, बसमेट्स होते हैं, जो भी हो, तो वो जो है आपको किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपको खींचने की कोशिश करते हैं कि भाई आज चलते हैं मूवी फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ आज, अरे यार तुम छोटे बच्चों की तरह क्यों कर रहे, एक मौके दिखाना, ठीक है, तुम कुछ मर्द बन के बनो। या फिर लड़कियों को कहेंगे कि भाई तुम तो बहन जी हो, मतलब यू आर हाँ नॉट अप टू द ट्रेंड। तो इस तरह से लोग उकसाते हैं आपको। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है कि भाई ये टाइम में आपको पढ़ना है, ये टाइम में आपको कुछ काम करना है, इस टाइम में आपको पेरेंट्स की हेल्प करनी है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह का आपने पहले से कुछ प्लान बनाया है, तो अगर पीयर प्रेशर आता भी है तो यू शुड बी एबल टू से कि भाई नहीं, ये मेरे प्रायोरिटी में नहीं आता है, एंड यू बी जेंटल और डिप्लोमेटिक और नरम तरीके से आप बोले, लेकिन यू से नो इज नो, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो अगर हमारे अंदर आ गया है कि भाई अगर पीयर प्रेशर होगा भी तो हमारे प्रायोरिटीज पे हम फर्म रहेंगे, फॉर्म तो रहेंगे। देन वी विल बी एबल टू रिपेल दी क्या बोलते हैं आप उसको, एक बुरा इन्फ्लुएंस जो होना है वो उससे हम हाँ बच जाते हैं। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कही कि आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है उस पे जो आपने फोकस की, मुझे वो जौहरी विंडो याद आ गया। जी तो हाँ जौहरी विंडो के जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो वो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप जानते हैं, लोग जानते हैं। कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि भाई आप जानते हैं, लोगों को पता नहीं है, या फिर आप नहीं। बताते नहीं, या फिर कुछ ऐसी चीजें होते हैं कि आपको भी पता नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि भाई आपको तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन लोगों को नजर आ रहा है। तो ये जो यस। ब्लाइंड स्पॉट है, इसको अगर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ, ट्रस्टेड लोगों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके जो फैमिली एल्डर्स होते हैं उनके साथ अगर आप उठते बैठते हैं तो जरा उनसे ओपिनियन भी ले कि भाई टेल मी कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे हो सकता है मैं मुझे नजर नहीं आ रही हूँ, या फिर उन चीजों पे फोकस में करूँ तो मैं शायद अपनी पर्सनालिटी में और निखार आ जाए, ठीक है। तो यस। वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम है, अगर हम इस तरह की ओपन एक रूम फॉर स्पेस रखते हैं तो वो उसी वक्त पॉसिबल है। वरना अगर आप समझ जाएंगे भाई, आप जो भी पेरेंट्स जो है आपको मतलब फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट आउट करते हैं कि भाई यू डोंट डू दिस और इस तरह,
तो वो अगर आप लेते हैं कि भाई यू आर क्रिटिसाइजिंग और बीइंग नॉट गुड बस और इस तरह या पुशिंग है पेरेंट्स, अगर इस तरह की अगर फीलिंग है टीनेजर्स के अंदर, फिर तो वो उनकी जो पर्सनालिटी में निखार आना है वो निखार नहीं आता। नहीं तो आ पाए। हमें एक कहीं ना कहीं एक एरिया एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रखनी चाहिए कि भाई लोग अगर ऑनेस्टली सजेस्ट करते हैं तो उस पर हम पॉन्डर करें, सोचें उसके ऊपर कि भाई हाँ ये अगर मेरे अंदर कोई एक डेफिशिएंसी है तो मैं इसको कैसे पूरा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ताकि वो अपनी होलसम पर्सनालिटी डेवलप हो सके। शीतल जी आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों को आप कुछ और टिप बताना चाहें। हाँ जी, एक टिप और शेयर करूंगी आज हमारे इस टीन टूल बॉक्स फर्स्ट पार्ट में। एक और जो चौथा हैबिट है वो है शार्पन द सॉ। यानी जी कैसे अपनी कुल्हाड़ी, जब एक लकड़हारा होता है जब वो पेड़ काटने जाता है तो बहुत सिंपल होता है। अगर उसको 1-2 घंटे पेड़ काटना है तो वो 5-6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की जो है धार वो तेज कर रहा होता है। ओके, वैसे ही मैंने कहीं पर एक कोटेशन पढ़ा था कुछ एक आर्टिकल में कि एल्बर्ट आइंस्टीन से रिलेटेड था वो, कि उन्होंने कहा था अगर आप मुझे 60 मिनट देते हैं, मान लेते हैं दुनिया में कोई प्रॉब्लम हुआ है और 60 मिनट अगर आप मुझे देंगे दुनिया को उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए, तो मैं 59 मिनट्स तक तो प्रॉब्लम को रिसर्च करूंगा और अगले 1 मिनट में सॉल्यूशन निकाल लूंगा। इसका मतलब उन्होंने प्रॉब्लम पर इतना ज्यादा फोकस करा और उसको एक्सप्लेन करा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। वैसे ही टीनेजर्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जब वो कोई भी काम करते हैं तो उनका कुल्हाड़ी, उनका वीपन एकदम रेडी होना चाहिए। अब इस रेडी होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने आप को भी रिन्यू करना पड़ेगा रेगुलरली। तो हमारे पास में क्या कुल्हाड़ी है, हमारा ब्रेन, हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटीज, इनको हम यूज कर सकते हैं और इनको होन अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे शफीक, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली शेयर करूं, बीइंग एन एजुकेटर ये पिछले 4-5 महीने हमारे लिए बहुत टफ रहे। हमने बोर्ड पे पढ़ाया है, चौक से पढ़ाया है, मार्कर से पढ़ाया है, जब हमको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करना पड़ा और किसी एक सिस्टम में तो ऐसा भी था जहां हमें बच्चे भी नहीं दिखाई देते थे। अगर मैं आपको बताऊं, आप सोचिए जब मैं लैपटॉप को देख के पढ़ाती थी सिर्फ ये मान के कि हाँ बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, उतने ही प्यार से, उतने ही जोर से, वो मेरे लिए बहुत टफ रहा। लेकिन हमने वो सीखा। अगर हम इस एज में, इस मिडिल एज में आके सीख सकते हैं, तो टीनेजर्स के अंदर तो अपार एनर्जी है। उनका तो ब्रेन ही अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, उनके अंदर तो नई चीजें आना जरूरी है। तो उनको अपनी कुल्हाड़ी में हमेशा धार जो है बहुत ज्यादा तेज रखने की जरूरत है। और अगर वो ये नहीं करते हैं तो वो वक्त से पीछे रह जाएंगे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे हमारी कंट्री में यूथ ज्यादा है तो कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। अगर नए नए कोर्सेज आ रहे हैं तो कई सारे बच्चे उसके लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। अगर नई नौकरियां आ रही है तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयार है उस नौकरी को लेने के लिए। तो आपको चेंज के साथ में चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत सुंदर सी, बहुत पुरानी कहावत है, परिवर्तन संसार का नियम है। आपको उस नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और इसी को इंग्लिश में कहा गया है, चेंज इज द ओनली थिंग दैट डज नॉट चेंज। अगर आपको वक्त के साथ बने रहना है तो आपको अपने कुल्हाड़ी को वक्त वक्त पे तेज करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखना पड़ेगी। और पड़ेगी वर्ड नहीं आना चाहिए, स्पेसिफिकली नई नई चीजें सीखना है। जब आप ये माइंडसेट रखते हैं, सीखना है, करना है, तो आप 100 नहीं 1000% एनर्जी से उस काम को कर पाते हैं। तो कैसा लगा आपके आपको ये वाला हैबिट? जी, मैं उस आपकी जो पॉइंट आपने बताया लास्ट पॉइंट, उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया। एक स्टोरी है, बेसिकली मॉरल स्टोरी। तो हम्म। एक जो है वो यंग जनरेशन जो भी है, हमारा टीनेजर मिलेनियल जो भी आप कहेंगे, वो हाँ। जा रहा था। तो एक रास्ते में जो है एक एज्ड पर्सन जो है वो अपना सॉ लेके ट्री काट रहे थे सुबह में, ठीक है। हाँ। तो फिर वो देखा, चला गया आगे। तो जब वो अपना काम खत्म करके, जो भी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह जो भी है खत्म करके वापस आ रहा था, तो जब वापस आया तो देखा कि फिर भी जो है वो अभी भी हजरत जो है वो अभी भी काट रहे हैं। हम्म। आपका जो तवा है वही है, ट्री भी वही है, वो अभी भी लगे हुए हैं, काम हम्म। अकम्प्लिश नहीं हुआ है। तो वो उस टीनेजर ने पूछा कि भाई आपको मैंने देखा और अभी तक आप उसी पे लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि भाई नहीं, मेरा तो वो जो सॉ है, आरा जिसको आप कहते हैं, वो आरी जो है वो बिल्कुल ही ब्लंट या मंड है, जिसको आप कहते हैं आम जुबान में, ठीक है, इट्स नॉट वेरी शार्प, हम्म। ठीक है। हम्म।
तो उसने कहा कि भाई आप शार्पन क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली। तो फिर वो अपने काम में लगा। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे जो हमने, अगर समझो वही जो एज पर्सन थे, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम लगा के उसको शार्पन किया होता, क्या तो होता हो है? सकता है भाई आफ्टरनून अपना काम खत्म किए होते। ठीक है, हाँ, तो जो लर्निंग न्यू सेट ऑफ स्किल्स, वो यहाँ मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें ये वक्त को इस्तेमाल करते हुए, टाइम को इस्तेमाल करते हुए नई नई स्किल्स डेवलप करना, सीखना, अपने आप को आने वाले टाइम के लिए तैयार करना। वो अगर टाइम वेस्ट लगता है तो फिर वो वही होगा जो सुबह से शाम तक एक ही ट्री काटते बैठे हुए। ठीक है, एग्जैक्ट। तो अगर हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी न्यू स्किल सेट को अडॉप्ट करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, जमाने के साथ शाना बशाना चलने की कोशिश करते हैं, तब कहीं जाके फिर जो है जमाना भी हमें एक्सेप्ट करता है, और हम जो कुछ करना चाहते हैं उसको कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। कर तो सकते यहाँ मैं एक चीज और एक बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जहाँ हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, वहाँ स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट हैं। है। ठीक है, एग्जैक्ट। सुबह से लेके आप शाम तक पढ़ रहे हैं बट इज नथिंग गोइंग इनसाइड द मोमेंट, तो क्या फायदा? ठीक है, तो आप बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ किस वक्त में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, ये सारा अगर आप उसकी न्यूरो साइंस समझते हुए अगर पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में कम वक्त में आप ज्यादा जो है अचीव कर करते सकते हैं। हैं। तो वो एक यहाँ बस बॉटम लाइन यही रहेगा कि भाई अगर आपको कहीं कुछ मौका मिलता है, कुछ चांस मिलता है अपनी न्यू स्किल से डेवलप करने का, लर्न करने का, वी शुड गो फॉर इट। ठीक है, एग्जैक्ट। तब कहीं जाके वो फिर हम काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। शीतल जी, मैं आपको बीच में रोका था, आप नहीं कुछ नहीं। और पॉइंट बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? थोड़ा हाँ, बहुत है हमारे पास टाइम जी। जो आपने अभी पॉइंट बोला कि कम समय में ज्यादा कर पाएंगे, उसी से रिलेटेड मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपको इसके लिए अपनी बॉडी क्लॉक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम सिंपली समझे बॉडी क्लॉक को आम भाषा में, तो हम दो तरीके के लोगों में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं आउल्स, यानी जो रात तक देर तक जगते हैं, और दूसरे होते हैं लार्क, यानी कि जो चिड़िया पक्षी होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो कुछ है इवनिंग पीपल और कुछ है मॉर्निंग पीपल। तो क्या होता है, जो इवनिंग पीपल हैं उनको शाम को काम करना अच्छा लगता है, रात को। जैसे आप देखोगे टीनेजर्स जनरली इवनिंग पीपल होते हैं। ओके, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मॉर्निंग पीपल होते हैं, जब वो एक एज हो जाती है 50 के बाद में वो फिर से मॉर्निंग पीपल हो जाते हैं। तो ये टेंडेंसी बदलती रहती है मॉर्निंग इवनिंग की, बट टीनेजर्स ज्यादातर इवनिंग पीपल होते हैं। उनको रात को जगना पसंद होगा, उन्हें गाने लगाकर सुनना जो है फिर पढ़ाई करना पसंद होगा। ओके, सुबह में वो लेट तक सोएंगे आराम से, सनराइज बहुत दिन हो जाएंगे देखे हुए, हाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो आपको अपना बॉडी क्लॉक जिस दिन समझ में आ जाएगा, अब आपको शफीक ये पता चल जाएगा आपको रीडिंग किस टाइम पे ज्यादा बेस्ट सूट करता है, आपको प्रैक्टिकल्स जैसे मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इस तरीके के सब्जेक्ट किस टाइम पर सूट करते हैं, किस टाइम पे आप याद कर सकते हैं चीजों को। तो इससे ऑटोमेटिकली आपने बॉडी क्लॉक समझा और अपना स्केड्यूल बना लिया और आपकी प्रायोरिटीज फिक्स हो गई। तो जो आपने कहा कि कम समय में ज्यादा चीजें मैनेज कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे यहाँ। सो एक स्केड्यूल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीनेजर्स के लिए। अदरवाइज टाइम क्या होता है, टाइम तो ऐसे ही स्लिप हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, टाइम हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीज हम उसी में एड ऑन कर सकते हैं। जी, शीतल जी, ये जो हमारी एज ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बिटवीन 13 से लेकर 19 तक की जो भी होती है, हम्म। हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज ग्रोइंग, उनकी हम्म। बॉडी भी डेवलप हो रही है। ठीक है, उनकी मेंटल मैच्योरिटी भी जो है वो भी बढ़ रही है, हार्मोनल जो स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है, हम्म। वो भी चला होता है। तो इसके चलते काफी बॉडी के अंदर एक एक भूचाल जिसको आप कहेंगे, वो क्या हम्म। ना जो है वो अंदर से आते होता है। तो इस वक्त में एक क्रूशियल पॉइंट पे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जो होता है, वो Exactly. बड़ों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि हम युवा की बात करते हैं तो उनको आप कुछ टिप्स देंगे कि भाई हाउ टू मैनेज आवर ओन इमोशंस। एग्जैक्टली। इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो ना एक्चुअली जैसे मैंने शेयर करा कि एक ईगो डेवलप हो रही होती है, स्पेशली अगर आप टीनेज बॉय और उसके फादर के बीच में देखेंगे, तो अब वो क्या हो रहा होता है, वो फादर की जगह लेने वाली पोजीशन पे आ रहा होता है। सो बहुत ज्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन जो है वो उनमें होते रहते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी स्टेप पहला ये होता है कि टीनेजर्स को अपनी लाइफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहिए।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जैसे शफीक, अगर मैं मेरी लाइफ में बात करूं तो मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई लोग आएंगे जो मेरी फैमिली के हैं, हो सकता है उसमें कोई मेरे फ्रेंड्स आ जाए जिनके साथ में थोड़ा इनफॉर्मल हूँ, या फिर हो सकता है मेरे प्रोफेशनल कलीग्स आ जाए। तो मेरी लाइफ में इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंट है? जब भी मैं कहीं जाकर के फंस जाती हूँ इमोशनली, अब मुझे लग रहा है कि लाख मैंने बहुत हिम्मत कर ली, लाख मैंने सेल्फ मोटिवेट कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कोई 4 लोग चाहिए जो मेरी बात सुने और मुझे मतलब सलाह नहीं दे, मुझे सिर्फ सुन ले और मुझे समझने की कोशिश करे। तो वैसे ही हमारे टीनेजर्स को भी अपनी लाइफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अपनी प्रॉब्लम हर किसी को जाकर के हमने शेयर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू हैव सिलेक्टेड पीपल। कुछ लोग, कम लोग होना, स्पेशली फैमिली मेंबर, क्योंकि वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। कुछ हमारे एक दो दोस्त, कोई एक हमारे रिलेटिव जो हमें लगता है कि हाँ, जो हमें सही सलाह देंगे, ना कि हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इस एज में ये बहकने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है कि आप किस चीज से किस तरीके की चीजों को बांट रहे हैं अपने विचारों को। सो इसीलिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करें। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है मोटिवेशनल बुक्स या ऐसी बुक्स रीड करना जिससे पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। सो ऐसी कई सारी बुक आज की तारीख में अवेलेबल है। हमारे टीनेजर्स तो मास्टर हैं ऑनलाइन चीजों को इकट्ठा करने में, उनके पास काफी सारा डेटा होता है, काफी सारे वीडियोस, पॉडकास्ट, हर चीज अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। तो कोई भी चीज की शुरुआत, जैसे आज मैं शफीक क्लास में जब पढ़ा रही थी तो आज मैंने स्टूडेंट्स को बोला आज कोई भी सबसे पहले चलो एक पॉजिटिव थॉट शेयर करो फिर क्लास शुरू करेंगे। तो पूरी क्लास सोच में पड़ गई कि मैम आज क्या हो गया, तो मुझे लगा नहीं, एग्जाम आ रही है, हमको स्ट्रेस हो रहा है, हम आज से रिवीजन शुरू कर रहे हैं, तो अब हम ऐसा करेंगे पहले एक पॉजिटिव थॉट लेंगे फिर क्लास शुरू करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बॉडी सबकी क्लास में थी, माइंड सबका क्लास में था, लेकिन इमोशंस भी क्लास में जुड़ गए। अब जो पढ़ने का मजा आया वो एकदम अलग था। सो इमोशंस को टच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको एक्सप्रेस करना जरूरी है, अंदर नहीं रखना है हमको, और उसके लिए हमें चाहिए गुड लिसनर। सो फाइंड आउट करें वो लिसनर, फाइंड आउट करें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शीतल जी, आपके साथ बातें करने में वक्त का पता नहीं चलता, तो हम चाहते हैं कि आपसे और आगे संपर्क में रहें, और ताकि हम पार्ट 2 भी उसको कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल। क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है, तो हम उसको आज यहाँ रैप अप करते हैं कि ये पार्ट 1 में जो है जो टीन टूल बॉक्स हमने आज शुरू किया था, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंदौर से हमारे साथ जुड़ी थी शीतल वर्मा जी। वो टीनेजर्स से, उनसे काफ़ी संपर्क में रहते हैं, उनसे पढ़ाते हैं और पेरेंटिंग कोच हैं, तो उनको टीनेज का ज़्यादा अनुभव है, तो आज हमें उन्हें इनवाइट किए थे। उनका यूट्यूब चैनल भी है, और ये टीन टूल बॉक्स जो है पार्ट 2 में जो है हम बाकी जो टिप्स होने इस टीनेजर्स के लिए या युवा के लिए, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बात खत्म करने से पहले शीतल जी, अगर आप हमारे जो दर्शक देर से ज्वाइन हुए हैं उनके लिए अगर आप समराइज कर सकें कि मेन टेक होम मैसेज आज के जो पॉइंट्स थे उसको आप जस्ट एनुमरेट कर देंगे, ताकि उन्हें वो एटलीस्ट याद कर सकें, चाहे तो दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो हम बहुत छोटा सा समरी लेते हैं। सबसे पहले तो हमने शुरुआत किया था कि टीनेजर्स हमारे सबसे प्यारे फूल हैं जो हमारे पौधे पे अब लगना चालू हुए हैं, और अगर वो पूरी तरीके से नहीं खिल पा रहे हैं तो एज अ पेरेंट हम जरूर उन्हें सपोर्ट दें। हम उन्हें और ज़्यादा अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं कुछ एक हैबिट्स से। और अगर यहाँ टीनेजर्स सुन रहे हैं तो वो भी ये हैबिट्स अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहली हैबिट लिया था, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी आप जब भी कोई काम शुरू करें उसका अंजाम पहले यहाँ सोच लें और उस अंजाम तक जाएं। यानी एनर्जी सिर्फ शुरू में ही नहीं लगानी है, एंड तक लगानी है। दूसरा बात हमने किया था प्रायोरिटाइज करना, यानी अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, ताकि उसमें वो चीजें आए जो आपकी प्रायोरिटी है, न कि दूसरों की। इसके लिए हमने सीखा कि हमें बोलना सीखना पड़ेगा, लर्न टू से नो। तीसरी बात हमने किया कि हमें एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इनिशिएटिव, नए नए काम को करने की रिस्क लेना, और अगर हम फेल हो जाते हैं, गलत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से रीस्टार्ट करें और एक ग्रोथ माइंडसेट रखें, फिक्स्ड माइंडसेट अपने दिमाग से हटा दें। चौथा हमने लिया
शार्पन द सॉ, यानी जैसे शफीक जी ने शेयर किया था कि एक आरी जो है, पेड़ को काटना चाहते हैं आप, तो पहले आरी को धारदार बनाए फिर पेड़ को काटे, तो कम समय में आपको चीजें कर पाएंगे। और इसी में हमने समझा कि हमें नई नई चीजों को सीखने का एटीट्यूड भी अपने अंदर रखें, ताकि बदलते वक्त में भी हम एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड जमा के रखें। और आखिरी में हमने लिया कि जब हम इमोशंस की बात करते हैं, तो हमारी लाइफ में हर एज में, आप किसी भी एज के हैं, आपकी लाइफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, जो हमेशा हर एक इमोशनल ब्रेकडाउन में आपके साथ रहेंगे। और दूसरा हमने शेयर करा कि हम कुछ ना कुछ मोटिवेशनल जरूर पढ़ें या फिर सुने, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्स है। यहाँ जितनी पॉजिटिव चीजें जाएगी वो सब हमारी बॉडी को मैनेज करेगी। और आखिरी में मैं बोलना चाहूंगी, आपकी बॉडी एक टेम्पल है, एक मंदिर है। जब आप मंदिर में जाते हैं तब आप जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, क्योंकि गंदगी बाहर रहना चाहिए। वैसे इस शरीर रूपी मंदिर को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो कोई भी गंदगी यहाँ नहीं आने दे, सबको साफ रखें और पॉजिटिव रहें। शीतल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस लास्ट में कहा कि जब आप प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं तो वहाँ जो है गंदगी लेके नहीं जाना है। तो वो एक बहुत ही एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है हमारे युवा के लिए। तो बिफोर वी रैप अप, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम आज का जो पार्ट 1 सेशन टीन टूल बॉक्स के नाम से, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स कवर करने की कोशिश की। और जब भी हमारा पार्ट 2 होगा तो हम बाकी जो चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं पेरेंटिंग, सॉरी टीन टूल बॉक्स के, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने जान पहचान के लोगों में जो भी युवा हैं, टीनेजर्स हैं, उन पे हम नज़र दौड़ा के देखें कि वो क्या कर रहे हैं। क्या वो कोई प्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं? क्या उनके पास कुछ प्लानिंग है, कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ आगे बढ़ के कुछ कर गुजरने की उनके अंदर आशाएं हैं, या फिर वो जो है बस वक्त गुजारे में अपना टाइम गुजार रहे हैं? हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेजेस में हो, हाई स्कूल में हो, उन पे नजर रखने की जरूरत है। ये जो भी हमें नजर आते हैं, ये हर बच्चा जो है इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य या एक पर्सन हो सकता है। तो उसको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके जो देश की उन्नति, ग्रोथ और तरक्की होनी है, उसे जो है हैम्पर करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि देश की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जब हम कहते हैं कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, देश को नंबर 1 लाना है, वो ऐसे ही बस जुगाड़ से नहीं होता है। तो एक रियल डेवलपमेंट नहीं है। रियल डेवलपमेंट उसी वक्त हो सकती है जब हम हर सिटीजन की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने मन से उसके ऊपर पूरे फोकस के साथ उसको गाइड करते हैं, तब कहीं जाके देश आगे बढ़ता है। जो देश आगे बढ़ चुके हैं या फिर बढ़ रहे हैं, उन पे अगर हम नजर डालेंगे तो वहाँ रणनीति यही होती है, वहाँ जो पॉलिसी होती है वही होती है कि एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को, अपने अतराफ के बच्चों को गाइड करने की जरूरत है, ताकि वो सही मायने में इस देश के एक प्रोडक्टिव सिटीजन साबित हो सके। तो बहुत पेशेंस के साथ हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और शीतल जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल, खास करके आपका शाम में भी क्लास था, तो उसके बाद आपने बहुत थके हुए थे, उसके बावजूद भी जो है हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स आपने टिप्स शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।